तो समय समय पर ऐसी विचारधाराएं दोबारा से आने लगती हैं जब समस्या हाथ से निकलने लगती है। क्यों हमें एक अर्थव्यवस्था का निर्माण करने की आवश्यकता पड़ती है? तो जो हमारा निर्माता है, क्रिएटर है, उन्होंने हमारी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए हमें 5 तत्व दिए हैं। इन पांचों तत्वों की जो बैलेंस है वो बहुत बुरी तरह से बिगड़ चुका है। तो यदि समय रहते कुछ अच्छा नहीं किया गया तो ये पांचों तत्व जो है मनुष्य का इस पृथ्वी पे जीवन दूभर कर देंगे। तो ऐसे में बहुत बहुत आवश्यक है पूर्वाग्रहों से हट के हम कुछ ऐसी चीजें दुनिया के सामने लाएं जो उनकी समस्या को जड़ से सॉल्व करे, उसका रूट कॉज सॉल्यूशन लेके आए। सभी को नमस्कार और आपका स्वागत है सनातन भारत राजनीतिक विचार गोष्ठी में। हम 2 एपिसोड इससे संबंधित कर चुके हैं। पहले एपिसोड में हमने चर्चा की कि एक आदर्श शिक्षा व्यवस्था कैसी हो। दूसरे एपिसोड में हमने बात की कि एक आदर्श जो है गवर्नेंस सिस्टम, राजनीतिक व्यवस्था, वो कैसी हो। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि एक आदर्श आर्थिक प्रणाली कैसी हो। और अगले हफ्ते हम बात करेंगे अगले एपिसोड में कि एक आदर्श सेवा व्यवस्था कैसी हो। मनुष्यों के ये 4 ही पिलर्स हैं: शिक्षा, शासन, अर्थव्यवस्था और सेवाएं। अगर इन चारों को सनातन सिद्धांतों के अनुसार, इटर्नल प्रिंसिपल्स, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स के साथ अलाइन करते हुए अगर हम मानव व्यवस्थाएं बनाएं तो उसका परिणाम सभी के लिए एक विन विन सिचुएशन में, एक प्रभावशाली प्रणाली के रूप में सामने आएगा। और इसकी आवश्यकता तब तब पड़ती है जब जब लोग भूल जाते हैं इन सनातन सिद्धांतों को। तो समय समय पर ऐसी विचारधाराएं दोबारा से आने लगती हैं जब समस्या हाथ से निकलने लगती है। अब बात करते हैं आदर्श अर्थव्यवस्था की, आर्थिक प्रणाली की। तो उस पर चर्चा करने से पूर्व हम ये देखें कि इसका वाय क्या है, क्यों क्यों हमें एक अर्थव्यवस्था का निर्माण करने की आवश्यकता पड़ती है। तो अर्थव्यवस्था का एक, अगर हम इकोनॉमिक कहें कि इकोनॉमी किसको कहेंगे, तो बेसिक लेवल पे इकोनॉमी का मतलब ये हुआ कि इस पृथ्वी पे जितने संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं, जिसमें जड़ तत्वों से बने हुए, पंच तत्वों से बने हुए संसाधन और मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेज, दोनों शामिल हैं, उनका किस तरीके से एक ऑप्टिमाइज्ड, एक जो है प्रभावशाली तरीके से उनका प्रयोग किया जाए कि वो सबके लिए एक सुविधा का और सबके जीवन की समस्याओं को, दुख दर्द को दूर करने का कारण बन पाए। तो जो हमारा निर्माता है, क्रिएटर है, जिसको हम ईश्वर, अल्लाह, गॉड कुछ भी कह सकते हैं, उन्होंने हमारी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए हमें 5 तत्व दिए हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। यदि हम इन तत्वों का प्रयोग सार्वभौमिक सिद्धांतों के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार, इटर्नल प्रिंसिपल्स के अनुसार करें तो ये हमारे मित्र बन जाते हैं और हमारे जीवन में खुशहाली, प्रोस्पेरिटी आदि लेके आते हैं। और यदि हमने इन संसाधनों का प्रयोग सही दिशा में नहीं किया तो यही 5 तत्व विध्वंस का कारण बनते हैं। आपने देखा ही होगा कि पिछले कुछ वर्षों से और दशकों से इन पांचों तत्वों की जो बैलेंस है वो बहुत बुरी तरह से बिगड़ चुका है। और ये पांचों ही तत्व समय समय पे हमें वार्निंग दे रहे हैं। अर्थक्वेक के रूप में पृथ्वी वार्निंग देती है। आपने देखा होगा पिछले कुछ वर्षों से अर्थक्वेक्स बढ़ते जा रहे हैं, उससे होने वाली जान और माल की नुकसान बहुत हो रहा है और उसका अर्थव्यवस्था पे भी बहुत बुरा असर पड़ रहा है। जल के रूप में देखें तो जल प्रलय, बाढ़ के रूप में, सूखे के रूप में, रेगिस्तान बनती हुई भूमि के रूप में और सुनामी और तूफानों के रूप में सामने आ रही है। फिर बात करते हैं अग्नि तत्व की। तो अग्नि तत्व अगर डिसबैलेंस हो जाता है तो वो जैसे आपने देखा होगा अभी हाल ही में कैलिफोर्निया में एक भीषण आग लगी और उससे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, हॉलीवुड के और बहुत बड़े बड़े धनाढ़ लोग, उनकी पूरे जीवन की अर्थव्यवस्था
पूरी तरह से बिगड़ गई। फिर बात करते हैं वायु की। तो वो भी आपको ज्ञात होगा कि पिछले कुछ वर्षों में बहुत से ऐसे तूफान आए हैं जिन्होंने अर्थव्यवस्था पे बहुत बुरा असर डाला है। और आकाश तत्व की अगर हम बात करें तो आज लोगों के जीवन में पर्याप्त मात्रा में आकाश स्पेस स्थान नहीं बचा है। और वो भी इसलिए हुआ है क्योंकि आकाश तत्व का को भी हमने ठीक से नहीं समझा और उसका ठीक से प्रयोग नहीं किया। तो यदि समय रहते कुछ अच्छा नहीं किया गया तो ये पांचों तत्व जो है मनुष्य का इस पृथ्वी पे जीवन दूभर कर देंगे। तो ऐसे में बहुत बहुत आवश्यक है कि बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स जाके बिल्कुल एक अलग तरीके से पूर्वाग्रहों से हट के हम कुछ ऐसी चीजें दुनिया के सामने लाएं जो उनकी समस्या को केवल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, केवल उनके लक्षणों को ही ठीक ना करे बल्कि उसको जड़ से सॉल्व करे, उसका रूट कॉज सॉल्यूशन लेके आए। तो आज हम जितने भी यहाँ पे प्रतिभागी आए हैं सबके पास एक एक करके चलते हैं और उनसे इनपुट्स लेने का प्रयास करते हैं कि वो कौन से पॉइंटर्स हैं, वो कौन से बिंदु हैं जिनका यदि हमने ठीक से ध्यान दिया तो हम एक रिकवरी मोड पे, एक कोर्स करेक्शन मोड पे आ जाएंगे। तो मैं सबसे पहले चलता हूं अनिरुद्ध कुमार अग्रवाल जी के पास। अनिरुद्ध जी, आपके विचार से एक आदर्श आर्थिक प्रणाली कैसी हो, कौन से वो उसमें घटक हों, कौन से उसमें बिंदु हों जिसके द्वारा हम इन पांचों तत्वों को ठीक से बैलेंस कर पाए और हर एक व्यक्ति के जीवन में एक खुशहाली इन तत्वों के द्वारा ला पाए। तो ओवर टू यू अनिरुद्ध जी। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होनी चाहिए। जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं सबका यूटिलाइजेशन ठीक ढंग से होना चाहिए। मेरे विचार से इकोनॉमिक पॉलिसी की जरूरत क्यों पड़ रही है डिस्कस करने की। हमारे इस समय जो प्रेजेंट पॉलिसीज है इसका मतलब उसमें उसमें क्या कमी है उसको हमें देखना है। अब हमारा वही कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसके बाद काफ़ी फाइनेंस मिनिस्टर आए। मनमोहन सिंह ने भी फाइनेंस इकोनॉमी के अपनी कोशिश किया, उसके बाद अरुण जेटली ने किया, आज भी मोदी जी कर रहे हैं। तो सभी लोग अपने अपने तरीके से लगे हुए हैं और उनके पास पूरा डिपार्टमेंट है। मैं ऐसा समझता हूँ कि पूरा उनके पास एक एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ब्यूरोक्रेसी होती है, जिसमें सीनियर लोग भी हैं, इकोनॉमिकल एडवाइजर भी हैं और सब पढ़े लिखे लोग हैं। वो अपनी तरीके से कोशिश कर रहे हैं। मैं इसको वैसे लेता हूँ जैसे इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, हो रही है, और ज़्यादा करने की जरूरत है। एग्रीकल्चर ग्रोथ जो है इसको भी और ज़्यादा करने की जरूरत है। इसमें जो है कि किस तरीके से इरिगेशंस में कैसे इम्प्रूव किया जाए, फ्लड को कैसे रोका जाए, और जो हमारा एक पुरानी पॉलिसी थी कि इंटर कनाल सिस्टम को कैसे जोड़ा जाए। ऐसे एजुकेशन के ऊपर भी काफ़ी प्रयत्न होने हैं और इसमें और करने की जरूरत है काफ़ी। तो एंड ऐसे ही एम्प्लॉयमेंट का है। एम्प्लॉयमेंट है परंतु इसमें और स्किल डेवलपमेंट करके हम कैसे इंश्योर कर सकें कि सबको अफोर्डेबल एम्प्लॉयमेंट और फेयर एम्प्लॉयमेंट मिल सके। एम्प्लॉयमेंट तो है परंतु आई एम मोर इंटरेस्टेड इन द फेयर एम्प्लॉयमेंट। फेयर एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि प्रॉपर सैलरी मिले। खाली किसी को एक सर्विस दे ना देकर उसको प्रॉपर उसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं। तो इसमें मैं ये तो सब गवर्नमेंट कर रही है। अब क्या है कि जो नहीं कर रही है और क्या जरूरत है ना, तो इसको टॉपिक को लेते हुए और जैसे हितेश जी ने अभी स्टार्टिंग पॉइंट उन पॉइंट्स को लेते हुए, तो मेरा ये सोचना है कि इस पॉलिसीज में क्या हो रहा है। जो इस समय जो अमीर है वो ज़्यादा अमीर बन रहा है। उसकी अगर ग्रोथ 50% है, जो गरीब है ग्रोथ वो भी कर रहा है, वो 5% कर रहा है या 10% कर रहा है, जिससे हम जीडीपी बोलते हैं, जो ग्रोथ होती है। परंतु जो रिच लोग हैं, ज़्यादातर रिच लोग, आप देखोगे कि उनका जो ग्रोथ है बहुत ज़्यादा है। तो इसको जरूरी ये है कि हमारी जो पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि जो ग्रोथ है, पुअर लोग हैं या वर्कर लोग हैं, मीडियम हैं, उनकी इनकम की ग्रोथ ज़्यादा होनी चाहिए देन द रिच पीपल्स। अब इसको देखने के लिए गवर्नमेंट को पॉलिसी बनानी चाहिए। अगर ग्रोथ सबकी होनी चाहिए, अगर रिच अगर 50% कर रहा है तो नीचे जो लोग हैं उनकी 100% होनी चाहिए। मेरा ये कहना है ग्रोथ सबकी होनी चाहिए, परंतु ऐसा नहीं हो रहा है और उसकी हमारी सोच है। मैं फिर इसमें आऊँगा कि ये लीडर्स की सोच है। जब तक हम अपने लीडर चेंज नहीं करेंगे तो कोई पॉलिसी कर लो,
कोई किसी भी रिलीजियस पॉलिसी लिया हो या कोई भी इज्म लिया हो, वो सक्सेस मिलने वाली नहीं। क्योंकि ये हम शुरू से देखते आए हैं, जितने लीडर्स होते हैं वो अपने एरियाज का पहले ध्यान रखते हैं। अभी दिल्ली में देख लेते हैं कि जो एरिया है, जो सेंट्रल दिल्ली है, वो सारा डेवलपमेंट वहीं होता था। अब थोड़ा बहुत बाकी जगह होने लगा है। तो ये सब जगह है, ये है दिल्ली में नहीं, बाकी सिटीज में भी मैंने सब देखा, लखनऊ देखा, इलाहाबाद, लखनऊ और इंदौर वगैरह में सब जहाँ भी गया हूँ वहीं देखा है कि कुछ एरिया ज़्यादा डेवलप है, कुछ एरिया बिल्कुल डेवलप नहीं है। पानी नहीं है, सीवेज नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये एक चीज जो है, ये हमारा ये तब तक ठीक नहीं होगी जब तक कि लीडर्स जो हैं वो हम ठीक तरह से उनका वननेस लेवल या स्पिरिचुअल लेवल ना बढ़ाया जाए। जब तक वो अपने बारे में ही सोचेंगे तो ये आप जो मर्जी पॉलिसी के लाओ, इसमें प्रॉब्लम रहेंगी। सेकंड जो जरूरी है, इकोनॉमिक पॉलिसी जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि बेसिक नीड जो है वो पूरी होनी चाहिए। तो वो कोई भी इकोनॉमिक पॉलिसी है, जब तक कि बेसिक लोगों की बेसिक नीड्स पूरी नहीं होगी, बेसिक नीड्स मतलब सभी लोगों की बेसिक नीड्स सभी की पूरी होनी चाहिए, जिसमें हेल्थ भी आ गया, हाउसिंग आ गया, फूड हो गया। फूड का मतलब है न्यूट्रिशियस फूड, एजुकेशन हो गया, तो विद स्किल डेवलपमेंट। तो ये जो बेसिक नीड है ये पूरी होनी चाहिए। तीसरा जो जरूरी है इकोनॉमिक पॉलिसी के लिए, जो मैं समझता हूँ, जिसपे मेरा अपना विचार है, जो मैंने अपने स्टडी करने के बाद मैंने समझा है, पॉपुलेशन कंट्रोल। और उसके बाद जो जैसे आपने कहा कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। और अगला जो है कि इसमें सबसे जो इकोनॉमिक पॉलिसी को खराब करता है लीडर्स के साथ साथ करप्शन। इकोनॉमिक पॉलिसी कोई भी ठीक तभी हो सकती है जब लीडर ठीक हो, सिस्टम ठीक हो, करप्शन ना हो। तो उसके लिए जो है, जो वननेस लेवल की जिसे कहते हैं, स्पिरिचुअल लेवल कहते हैं, उनकी जो इथिक लेवल है। तो इसमें क्या है कि या तो राइट जो लोग हैं, अच्छे लोग हैं, वो पॉलिटिक्स में आए, है ना। और या जो पॉलिटिक्स में हैं वो, उनको किस तरीके से अच्छा बनाया जाए बहुत मुश्किल है। परंतु मेरे ख्याल में एफर्ट्स होने उस तरफ होने चाहिए कि जो ब्यूरोक्रेट हैं, पॉलिटिशियन हैं, उनको कैसे अच्छा बनाए। तो कोई भी इकोनॉमिक पॉलिसी होगी तो वो उसके सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। अदरवाइज आप जो मर्जी, मुझे मेरी अपनी सोच है कि इकोनॉमिक पॉलिसी जो मर्जी कर लो, वो सक्सेस मिलना, ये लोग उसको सक्सेस नहीं होने देंगे। ये बिल्कुल। अपने तरीके से उसको करेंगे। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद अनिरुद्ध जी। और आपने बहुत अच्छे अच्छे इसमें पॉइंट्स बोले हैं। मैं उसको क्विकली समराइज कर देता हूँ कि एक तो आपने इस बात पे फोकस किया कि जो लीडर्स हैं उनका कॉन्शियसनेस लेवल हाई होना चाहिए, क्योंकि हाई कॉन्शियसनेस लेवल से जब वो डिसीजन लेंगे तो उसका जो प्रभाव है, उसका जो एक तरह से इम्पैक्ट है, वो बहुत अच्छा जाएगा। दूसरी बात ये आती है कि जो अकाउंटेबिलिटी है, उसके लिए कुछ ऐसा फ्रेमवर्क होना चाहिए कि कोई भी सत्ता पे या ऊंचे पदवी पे पहुंचा हुआ व्यक्ति अपनी उस स्पेशल स्थिति का मिसयूज ना कर पाए। क्योंकि अगर वो मिसयूज करेगा तो सारी पॉलिसीज, क्योंकि उन्हीं लोगों ने बनाई है, उन्हीं लोगों ने गवर्न करनी है, और वही अगर उसका मिसयूज कर रहे हैं तो आम जनता के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो उस विषय में कुछ कर पाए। तीसरा जो आपने बात बोली कि जो संसाधन है, उस शायद ये बात पूरी तरह से खुल के नहीं आ पाई, लेकिन ये बहुत आवश्यक है कि जो वेस्टेज है, कहीं ना कहीं हमें उस पे भी नजर रखनी होगी कि बहुत कैजुअल तरीके से अगर मनी को, रिसोर्सेज को अगर हम डील करेंगे तो बहुत सारा रिसोर्स ऐसा है जो किसी के पास भी नहीं जाएगा और वेस्ट हो जाएगा। तो ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक आदर्श शिक्षा व्यवस्था भी इकोनॉमिक पॉलिसी को पॉजिटिवली ड्राइव कर सकती है। ऐसे एक आदर्श शासन व्यवस्था भी इकोनॉमिक पॉलिसी को डिफाइन कर सकती है। और अभी हम चलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद वंस अगेन अनिरुद्ध जी। अब हम चलते हैं प्रोफेसर राजकुमार सिंह जी के पास। जी। प्रोफेसर साहब, आप अपनी बात 2 से 3-4 मिनट के अंदर आप अपने वो सारे बिंदु, वो सारे पॉइंट्स बोल सकते हैं जिससे आपको लगता है कि इकोनॉमी का जो एक्चुअल इंटेंडेड पर्पस है कि सभी के पास प्रॉस्पेरिटी आए, सभी के जीवन में खुशहाली आ जाए उस इकोनॉमिक पॉलिसी से, तो वो कौन कौन से पॉइंट होने चाहिए। ओवर टू यू। धन्यवाद हितेन जी। अनिरुद्ध जी नमस्ते, और सभी को मेरा नमस्कार। मैं एक बात सोचता था, वैसे तो मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, कि देश में बेरोजगारी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर सब लोग काम करेंगे तो आउटपुट सबसे ज्यादा होगा। तो फिर ये क्यों है? यहाँ से मैंने सोचना शुरू किया, और मैं सोच के जहां तक पहुंचा हूं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। कि पहला तो
अगर आप सोचें कि इंसानों में ही करेंसी होती है, और ये करेंसी देशों में सब में अलग अलग होती है, ज्यादातर देशों में। जानवरों में, मछलियों में, चिड़ियों में कोई करेंसी नहीं होती है। तो एक तो मैं करेंसी पे सोचा कि ये करेंसी कैसे आती है। इसे इसलिए मैं दो बातें बताता हूं कि वित्त व्यवस्था, अर्थव्यवस्था दो अलग अलग चीजें हैं जो हम मिक्स कर देते हैं। हम वित्त व्यवस्था, अर्थव्यवस्था को ज्यादातर कई आईएएस से मिला, मैं कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मिला, वो इन दोनों को मिक्स कर देते हैं, वो कहते हैं ये एक ही है। पर मैं कहता हूं कि ये दो अलग अलग व्यवस्थाएं, वित्त व्यवस्था अलग है, अर्थव्यवस्था अलग है। वित्त व्यवस्था मतलब ये पैसे का गेम है, और अर्थव्यवस्था जहां जो सामान और सेवाओं का आदान प्रदान होता है इस वित्त व्यवस्था से। तो इन दोनों को हमें अलग अलग समझना चाहिए, ऐसा मेरा धारणा है। तो अगर हम ये बात समझ पाए कि देशों की अपनी करेंसी होती है, तो करेंसी कैसे अपनी अर्थव्यवस्था और राष्ट्र निर्माण को प्रभावित करती है, अगर हम इन तीन फैक्टरों के रिलेशनशिप समझ पाए, तो मुझे लगता है कि हम आदर्श अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं बस 3 पॉइंट बताना चाहता हूं कि ये मुद्रा व्यवस्था, मुद्रा आती कैसे। अगर रुपए की बात करें तो रुपए आते हैं अपने भारत सरकार की फिस्कल पॉलिसी के द्वारा। फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? खर्चा और टैक्स। अगर उसने खर्चा ज्यादा किया और टैक्स कम लगाया तो ये अपने पास करेंसी आ जाती है, और अगर उसने टैक्स ज्यादा लगाया, खर्चा कम किया, तो अपनी करेंसी घट जाएगी देश की। इसी तरह से अगर आप दूसरे देश की बात करें तो सेम प्रिंसिपल। अगर दुनिया में डॉलर बढ़ रहे हैं तो इट मीन्स अमेरिका डॉलर ज्यादा खर्च कर रहा है, टैक्स कम लगा रहा है। अगर दुनिया में रुपए बढ़ रहे हैं तो भारत सरकार रुपए ज्यादा खर्च कर रही है, टैक्स कम लगा रही है। अब इसके द्वारा वो अर्थव्यवस्था को और राष्ट्र निर्माण को प्रभावित करती हैं, और इसी यहीं से जियो पॉलिटिक्स शुरू होती है। दूसरे देश अपनी करेंसी द्वारा आपसे सामान और सेवाएं पैदा करके अपना कंज्यूम करना चाहते हैं, तो वो दूसरे देशों को भी दबाते हैं। इस करेंसी का ही गेम है ये थोड़ा। तो हमारे देश के अगर हम लोग और हमारे राजनेता और हमारे पॉलिसी धारक यह बात समझ पाए कि हम अपने करेंसी मतलब अपना देश मतलब रुपए, इस रुपए के द्वारा अपने देश के जो संसाधन है, जिसमें लोग हैं, उनकी कुछ स्किल्स हैं, अपनी टेक्नोलॉजी है, अपना मतलब ये 5 तत्व हैं, तो इनको उपयोग करके हम अपने राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को कैसे मैनेज करें जिससे हमारे देश में खुशहाली आए, तो हम अपने देश में अच्छी अर्थव्यवस्था बना सकते हैं। धन्यवाद हितेंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर राजकुमार सिंह जी। आपने बहुत ही मूलभूत जो मुद्दे हैं, इश्यूज हैं, उनको हाईलाइट किया। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि सभी लोग इस बात को समझें कि वित्त व्यवस्था अलग है और अर्थव्यवस्था अलग है। पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था बिना वित्त के भी बन सकती है, और ऐसा प्राचीन काल में होता भी था जब हम वस्तु विनिमय के द्वारा वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे। उस समय कोई करेंसी नहीं होती थी, कोई मनी नहीं होती थी, और वस्तुओं का आदान प्रदान नीड के आधार पे होता था। उनका मूल्य जो है वो नीड के आधार पे बनाया जाता था। और वो जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले ले कि अगर एक व्यक्ति टमाटर उगा रहा है और दूसरा व्यक्ति सेब उगा रहा है, तो आज हम देखें तो टमाटर की कीमत मान लो 40-50 रुपए किलो है, और सेब की कीमत 200 रुपए किलो है। तो 5 गुना का उसमें फर्क है। लेकिन वस्तु विनिमय के समय पे क्या होता था कि 1 किलो टमाटर मतलब 1 किलो सेब के बराबर। तो सारी चीजें इस तरह से बनती थी कि लोग एक दूसरे की जरूरतों को वस्तु विनिमय के द्वारा, बार्टर के द्वारा, एक्सचेंज ऑफ गुड्स के द्वारा पूरा कर लेते थे। तो अभी जो स्थिति हो गई है वो करेंसी डिपेंडेंट ज्यादा हो गई। तो करेंसी का कितना रोल होना चाहिए अर्थव्यवस्था में, इसको देखना बहुत आवश्यक है। हो सकता है करेंसी का रोल आज हम जितना समझ रहे हैं उससे 20% ही अगर वो उसमें रोल प्ले करे तो भी हो सकता है अर्थव्यवस्था स्ट्रांग बन जाए। तो ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे बिंदु आज हम कलेक्ट कर रहे हैं, और इसके बेस पे जो पूरी फोरम्स हैं, ये जो 4 एपिसोड्स हैं, शिक्षा व्यवस्था, शासन व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और सेवा व्यवस्था की, ये सारे हमारे यूट्यूब चैनल पे आ जाएंगे। और उसके बाद रेगुलर डिबेट एंड डिस्कशन प्लेटफॉर्म्स के द्वारा हम एक मॉडल जो है इसका पूरा बना लेंगे। तो इन एपिसोड्स के बाद भी आप सभी लोगों से अनुरोध रहेगा कि जो वीकली मीटिंग्स हों फर्दर ड्रिल डाउन करने की, सूक्ष्म तत्व तक जाने की, उसमें भी आप सब लोग पार्टिसिपेट करें। तो अभी मैं चलता हूं अशोक घई जी के पास। अशोक जी, आपका स्वागत है। और अशोक जी भी युग परिवर्तन से संबंधित काफी अच्छे काम कर रहे हैं, इनको भी डिवाइन रेवलेशंस आती रहती हैं। तो अशोक जी, आपके अनुसार
वो कौन से ऐसे पॉइंटर्स हैं जो इकोनॉमिक मॉडल को, इकोनॉमिक सिस्टम को, अर्थव्यवस्था को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? देखिए, मेरा सिंगल पॉइंट है कि मैं ये समझता हूँ कि जो डिवाइन पावर्स शंभल में सिचुएटेड हैं और वो दुनिया को चला रही हैं और उन्होंने ही दुनिया इस्टेब्लिश की है, मेरा उनसे संपर्क हो गया है और उनके मैसेजेस मुझे लगातार मिल रहे हैं। तो ये जो आप चिंता कर रहे हैं, ये चिंता उन्हें भी है और उन्होंने उसकी पूरी प्लानिंग करके हमें बताया है। हालाँकि वो डिवाइन पावर्स हैं और ज़ाहिर है कि उनसे ज़्यादा तो कोई अच्छा सोच नहीं सकता। तो मैं समझता हूँ कि हमें उस पे ध्यान देना चाहिए। जब हमें डिवाइन हेल्प मिल रही है, तो वो हम क्यों ना लें और उनकी पूरी स्कीम को समझ के उसको आगे बढ़ाएँ। इसमें आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत आपने अच्छी बात बोली, क्योंकि प्रोजेक्ट युग परिवर्तन जो है गाइडेड मिशन है। इसके द्वारा जो है जिन लोगों को भी सिग्नल्स अगर मिलते हैं कोई, तो इंट्यूशन, रिफ्लेक्शन एंड रेवलेशन, ये 3 फैकल्टीज आत्मा की होती हैं, ये उसको मिलने लग जाती है। तो एक जो सेल्फ प्रिजुडिस्ड वर्ल्ड चल रहा है कि समस्या का समाधान वो अवेलेबल फैक्ट्स में ही ढूंढ रहे हैं कि अभी की जितनी इकोनॉमिक मॉडल्स हैं उन्हीं में से समस्या का समाधान ढूंढे। उसके बियॉन्ड भी सोचने की क्षमता आ जाती है अगर हम अपनी आत्मा की उस फैकल्टीज को खोल दें। तो मैं बिल्कुल इससे सहमत हूं अशोक जी। आपको जो भी इसमें रेवलेशंस आ रही हैं, इसको भी कहीं ना कहीं हम युग परिवर्तन के डिजाइन में इम्प्लीमेंट करेंगे। आज के कंट्रीब्यूशन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार फिर घूम के पहुंचता हूं। अभी मैं चलता हूं अखिल आनंद जी के पास। अखिल जी, आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे कि एक आदर्श अर्थव्यवस्था कैसी हो? जी प्रणाम। आदर्श आर्थिक व्यवस्था, जैसे हमने अभी समझा कि वित्त व्यवस्था अलग होती है और अर्थव्यवस्था अलग होती है। तो मेरे ख्याल से हम इन दोनों में टेक्नोलॉजी का समावेश करके एक आदर्श व्यवस्था बना सकते हैं। जैसे कि अगर हम अलग अलग देशों की करेंसी अलग अलग रखेंगे, तो मुझे लगता है इससे थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्योंकि एक कंट्री फिर अपने करेंसी को मैनिपुलेट करके या दूसरे कंट्री करेंसीज को मैनिपुलेट करके अपना पर्पस पूरा कर सकती है। तो हमें पूरे विश्व को जोड़ने के लिए एक ऐसी करेंसी का आधार रखना होगा जो कि एआई और क्रिप्टो के दौर में उनसे मिलते जुलते हो और उसे मैनेज करना भी आसान हो, मॉनिटर करना आसान हो। जैसे अभी हमने देखा कि यूपीआई के थ्रू हम सारे पेमेंट्स को मॉनिटर कर सकते हैं। तो आज के समय में टेक्नोलॉजी को इग्नोर नहीं किया जा सकता। दूसरा है कि अर्थव्यवस्था के लिए हमें सामाजिक योगदान के आधार पर उन्हें लोगों को पुरस्कृत करना होगा। जैसे कि अभी एआई की वजह से हो सकता है कि नौकरियां कम हो जाएं, तो एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम की स्कीम आ सकती है अलग अलग देशों की सरकारों द्वारा। तो एआई क्रिप्टो के द्वारा हम ऐसा कुछ बना सकते हैं और एक ऐसी प्रणाली जिसमें लोगों के सामाजिक योगदान को भी मद्देनजर रखा जाए। बिल्कुल ठीक। तो बहुत बहुत धन्यवाद अखिल जी। टेक्नोलॉजी का प्रयोग तो बिल्कुल होना चाहिए। हम उसको वो कहते हैं कि यू मे लाइक इट और यू मे डिसलाइक इट, बट यू कैन नॉट इग्नोर इट। कि टेक्नोलॉजी तो अब हमारे जीवन का अंग बन ही गई है और वो बनी रहेगी। ऐसा कोई समय नहीं आएगा जहाँ पे हम बिल्कुल टेक्नोलॉजी रहित हो जाएं। अगर कोई विध्वंस होता है तो एक अलग बात है, लेकिन अदरवाइज टेक्नोलॉजी अगर हमारे स्लेव मोड में काम करती है तो मनुष्य के लिए वो लाभदायक है। लेकिन जब वो मास्टर बनने लग जाती है तो वो नुकसान भी देती है। तो वो दो धारी तलवार के रूप में काम करती है। तो बहुत अच्छे इसमें पॉइंटर्स आए कि जैसे अगर एआई के द्वारा बहुत सी जॉब्स अगर चली जाती हैं, तो कम से कम एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम जो व्यक्ति की S1 और S2 की नीड्स को पूरा कर सके, उसके सर्वाइवल और उसके सिक्योरिटी की नीड्स को पूरा कर सके, तो फिर लोगों को उस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है कि एआई कितना हमारी लाइफ में पेनिट्रेट करती है। लेकिन अगर वो हमारा जॉब्स खाने का, बिजनेस खा जाने का अस्त्र बन जाए किसी वेस्टेड इंटरेस्ट के द्वारा, तो डेफिनेटली फिर हमें कुछ उसके लिए स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद अखिल जी। आपके सारे पॉइंट इसमें रिकॉर्ड हो गए हैं और ये आगे एक मॉडल बनाने में सभी काम आएंगे। अभी हम चलते हैं किरण गौड़ जी के पास। सर, प्रेजेंट सिनेरियो में जो मैं देखता हूँ सर, हमारी जो व्यवस्था जो चलती है, आर्थिक व्यवस्था
ये टोटली डिफरेंट सेक्शन में चलता है सर। एग्जाम्पल, हम चाहते हैं कि हमारा देश में कुछ पॉलिसीज बदले और कुछ देश में कुछ बदलाव आए, पर एक्चुअली ये सिस्टम का कंट्रोल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डिसाइड करती है जिस कंट्री को क्या करना है। हमारी पॉलिटिशियन एक्चुअली कुछ भी नहीं करते सर। वो लोग पॉलिसीज बनाते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वो लोग ब्यूरोक्रेसी को कुछ देते हैं डिटेल्स, वो ब्यूरोक्रेसी पॉलिटिशियन को देते हैं कि सारे लोगों को समझाना है ये बात को। हम सोचते हैं ये पार्टी वो है, ये पार्टी, ये कंफ्यूजन दिखता है, पर एक्चुअली पॉलिसीज आर मेड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, नॉट बाय एनी गवर्नमेंट। तो हम वी आर थिंकिंग इन द सेक्शन ऑफ ओनली इंडिया। हम इसको वर्ल्ड का थिंग है ये, हम पर्सन ही कंट्री के हिसाब से हम कैसे टैकल करेंगे सर इसको? ठीक बात है। तो मैं इस बात से काफी हद तक सहमत हूं कि आज की डेट में जहां पे एक अनकही वर्ल्ड गवर्नमेंट बन चुकी है, जिसको लोगों ने एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनने के लिए ऑथराइज भी नहीं किया है, फिर भी अपनी जो वित्त शक्ति के द्वारा वो लोग इस पूरे विश्व को, सभी देशों को कंट्रोल कर रहे हैं, उनके रिसोर्सेज को कंट्रोल कर रहे हैं। और ये मानव जाति के बेसिक डिजाइन में है, जो मैं बार बार एक शब्द बोलता हूं कि टेरिटोरियल प्राणी है। वो अपनी टेरिटरी को डिफेंड भी करना चाहता है और दूसरों की टेरिटरी में घुस के अपना कंट्रोल भी बढ़ाना चाहता है। पहले ये काम जो है मिलिट्री व्यवस्था के द्वारा किया जाता था, सामरिक शक्ति के द्वारा किया जाता था। अब ये आर्थिक शक्ति के द्वारा किया जाता है कि जिस कंट्री के पास, जिन फोरम्स के पास, जिन ऑर्गेनाइजेशंस के पास अधिक पैसे का बल है, वो अपने तरीके से इस विश्व व्यवस्था को चलाना चाहते हैं। तो इसके हल के रूप में अगर हम थोड़ा सा एक आउट ऑफ द बॉक्स सोचें और बहुत सी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए अगर हम बैक टू बेसिक्स चले जाएं और एक बार्टर बेस्ड सिस्टम, लोकल प्रोडक्शन, लोकल कंजम्पशन बेस्ड सिस्टम पे आ जाएं, तो जो ये बाहर की ताकतें हैं, इनके प्रभाव क्षेत्र को हम कम कर सकते हैं। दूसरी ओर राजनीतिक, जो आपने बोला कि राजनीति में भी सभी पार्टीज के अंदर इन ऐसी शक्तियों का प्रभाव रहता है जिसके कारण ये इनको मैनिपुलेट कर लेती। तो कहीं ना कहीं हमारे जो राजनीतिक व्यवस्था है उसने कुछ ऐसे लूप होल छूटे हुए हैं डिजाइन में, जिसके कारण ये संभव हो पा रहा है। तो यदि हम पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, राजनीतिक व्यवस्था को ही थोड़ा परिवर्तित कर लें और ऐसी बाहरी शक्तियों के प्रति एक रेजिस्टेंस इसके डिजाइन में बना लें, तो भी बाहर की शक्तियों का ये प्रभाव कम हो जाएगा। तीसरा, जो अनिरुद्ध जी ने भी बोला कि उन्होंने केवल नेताओं के लिए बोला, पर मैं ये कहता हूं इसको एक्सटेंड करके अब भारत के हर एक नागरिक तक हम ले जाएं कि अगर हम अपनी चेतना ही बढ़ा लें और उस चेतना अवस्था से आत्मनिर्भर होना शुरू हो जाएं, तो भी हमारी एक्सटर्नल डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। तो सारे सिस्टम्स में ना सही, क्योंकि आज एक ग्लोबलाइज वर्ल्ड है, ये रियलिटी है। एक देश में किए गए इन्वेंशन दूसरे देशों को प्रभावित करते हैं। एक देश में बढ़ाई गई आर्थिक पावर या सामरिक पावर जो है वो दूसरे देशों को प्रभावित करती है। एक देश की असेंबली में लिए गए निर्णय केवल उन्हीं के जो राष्ट्र है उसके क्षेत्र तक सीमित नहीं होते हैं। आजकल मैंने देखा है दूसरे कंट्रीज के पार्लियामेंट्स में भी भारत भी डिस्कस होता है, भारत के पॉलिटिशियंस भी डिस्कस होते हैं, भारत की पॉलिसीज भी डिस्कस होती हैं। और ऐसा ही भारत में भी दूसरे देशों से के लिए गए निर्णय जो कि भारत को प्रभावित करें, वो भी डिस्कस होते हैं। तो कहीं ना कहीं इस इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड में जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस हैं, वो भी किसी कंट्री की आर्थिक व्यवस्था बनाने में जो है सहयोग भी कर रही हैं और नुकसान भी कर रही हैं। तो ऐसे में आत्मनिर्भर भारत बनाना शायद एक रास्ता होगा, एक पॉइंटर होगा कि हम लोकल कंजम्पशन करें, लोकल प्रोडक्शन करें। और इसी के लिए एक LACE मॉडल, लेस मॉडल जिसको हम कहते हैं, लोकलाइज्ड, अबंडेंट एंड सर्कुलर इकोनॉमी, कि हम इकोनॉमी को सेंट्रलाइजेशन करने की जगह, टू मच ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन करने की जगह, अगर हम उसका रीलोकलाइजेशन कर दें और उसको अबंडेंस के लेवल तक पहुंचा दें और उसको सर्कुलर रखें, यानी कि एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज ना केवल दो राष्ट्रों के बीच में बल्कि दो राज्यों के बीच में, दो शहरों के बीच में भी अगर कम कर दें, तो एक संभावना है
कि लोकल इकोनॉमिक मॉडल्स जो हैं वो इंटरनेशनल फोर्सेस से थोड़े से आइसोलेट किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि युद्ध हो रहा हो रशिया और यूक्रेन में और चूल्हा जलना बंद हो जाए भारत के लोगों। ये एक्स्ट्रा ओवर डिपेंडेंस और इंटरडिपेंडेंस के कारण ही ऐसा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ पार्ट ऑफ द इकोनॉमी शुड बी ब्रॉट बैक टू रीलोकलाइजेशन। तो बहुत बहुत धन्यवाद किरण जी आपके इस पार्टिसिपेशन का, आपके पॉइंटर्स का। अभी हम चलते हैं प्रवीण मेहरा जी के पास। नहीं, ये जो तकनीकी और टेक्नोलॉजी की जो वृद्धि हो रही है वो जो पाश्चात्य की दुनिया है उसकी जरूरत है। वहाँ पे मतलब है नहीं लोग, तो हर चीज ऑटोमेट करना, हर चीज को यंत्रों द्वारा करना, ये एक उनकी जरूरत है। हमारे देश में तो दुनिया भर के लोग हैं जिनको मतलब व्यवसाय चाहिए, तो कई चीजें जो है प्रूडेंस से हमको मिक्स एंड मैच करना पड़ेगा, ताकि अंधाधुंध तकनीक जो है वो जॉब्स, अभी एआई जैसे हम कह रहे हैं आ रहा है, तो एक बहुत ही एक सुविधा तो हो गई है कि हम कुछ भी कहें तो फट से हमको उसका उत्तर आ जाता है और उसका अनवेरिफाइड होता है, बट एटलीस्ट एक सोल्यूशन आ जाता है। आप कुछ भी सर्च कर सकते हो। लेकिन क्या है कि एआई के आने से भी फ्यूचर में जितने तरह के जॉब्स डिसअपियर होने हैं, इसके बारे में सोचे तो एक तरह से डर से जाते हैं, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगेजमेंट जो है वो इतनी जल्दी डेवलप मतलब होगा नहीं। या फिर हमको ऐसा करना पड़ेगा कि जैसे आपने कहा कि S1 S2 नीड्स पे लोगों को ले आएं और उनकी मतलब जीवनी और खान पान का जो जो है वो स्टेट टेक केयर करे इन द शॉर्ट रन। लॉन्ग रन में इट विल एडजस्ट। तो टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा सुलझा हुआ एक एप्लीकेशन मैं सोच रहा था कि जरूरी है। अपने देश में एक और चीज है कि टैक्स पेयर्स को कभी भी एक सस्पिशन की नजर से देखा जाता है कि जो टैक्स देता है, पहले तो टैक्स देने वालों की संख्या ही कम है, और उस पे जो देते हैं उनको ऐसा महसूस कराया जाता है कि मतलब आप लोग गलत ही हो। तो कंप्लायंस करते हैं, उसका उसका मतलब हौसला अफजाई है, उसका कोई कद्र नहीं है। लेकिन जहाँ पे कंप्लायंस थोड़ी सी चूक होती है वहां पे बेशुमार पनिशमेंट्स हैं। तो ये थोड़ा सा व्यवस्था को सोचना चाहिए कि इतनी पेचीदा हो गए हैं स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस के एक कॉमन मैन के लिए फॉलो करना अत्यधिक कठिन हो गया है। यहाँ तक कि आजकल ऑडिटर्स और एडवोकेट्स भी मतलब किताबों के यूज के बिना कुछ कर नहीं पाते हैं, उनको भी देखना पड़ता है कि लेटेस्ट क्या है। तो इतना पेचीदा, जबकि जीएसटी ने सिंप्लीफाई करना था जीवन को, जीएसटी के आने के बाद थोड़ा और पेचीदा हो गया मामला। थर्ड थिंग इज के आज एमएसएमई जो है इनका एग्जिस्टेंस खतरे में है। जो लघु और छोटे उद्योग जो हैं, ये धीरे धीरे देख रहे हैं कि हमारा अंतकाल जो है आज नहीं कल निश्चित है, क्योंकि लार्ज कॉर्पोरेट्स जो हैं वो धीरे धीरे परकुलेट कर रहे हैं, नीचे उतरते आ रहे हैं, और जो जहाँ पे भी थोड़ी सी आमदनी की स्कोप है तो वहाँ पे लार्ज सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर आ जाता है। और जो इवन जो टेंडर्स हैं, तो इन सब में भी पार्टिसिपेशन ही मुश्किल हो गया है एमएसएमई का। तो पहले एक सपोर्ट होता था कि कुछ गवर्नमेंट 15% का एक प्राइस एडवांटेज देती है एमएसएमईज को, वो आजकल कहीं इम्प्लीमेंट होता दिखता नहीं है। तो हमारा देश जो है ये केवल लार्ज कॉर्पोरेट से चलेगा ऐसा नामुमकिन है। हमको एमएसएमई और हमको जो छोटा लघु उद्योग है वो बहुत जरूरी है। तो जो आने वाला जो स्कीम ऑफ थिंग्स है, जो बनेंगे प्रावधान, उनमें एमएसएमई का मतलब रोल जो है वो और ज्यादा डिफाइन करना बहुत जरूरी होगा। और एक रिस्क टेकिंग एपेटाइट जो है वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। कोई भी आज बिजनेसमैन जो है वो एक्सपेंशन के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता नहीं है। जिनके पास तो बखूबी दौलत है वो तो देश छोड़ के ही जा रहे हैं, और जिनके पास है भी वो कहते हैं कि नहीं, वातावरण जो है वो मतलब इतना सेफ नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट, और जो 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 फर्स्ट जनरेशन इन्वेस्टर है वो भी डरा डरा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे स्टार्टअप्स भी फेल हो रहे हैं। तो जब ये रिस्क टेकिंग एपिटाइट खत्म हो जाएगा तो अपने देश जहाँ पे इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, यंग पॉपुलेशन है, वो उसके लिए अच्छा नहीं है। तो इसको भी थोड़ा सा
हमको ये मतलब देखना पड़ेगा कि कैसे प्रोत्साहन दिया जाए। कई स्कीम्स जो हैं वो केवल कागज पर हैं, वो वास्तव में इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे नहीं है। जैसे एमएसएमई को सपोर्ट जो है वो बैंक्स को कहा गया है कि आप सपोर्ट करो, जीएसटी भरते हैं उसके आधार पे उनको आप सपोर्ट करो, लोन दो, लेकिन बैंक्स का प्रेरोगेटिव है तो बैंक्स वो नहीं करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस जो है जो एमएसएमई और छोटे धंधे, छोटे लघु उद्योगों के हित में नहीं चल रहे इस वक्त। तो इस पे गौर करना बहुत जरूरी है फॉर द फ्यूचर टू बी अ विन विन फॉर अ लार्ज कंट्री लाइक अवर्स। हमारा देश जो इतना आबादी वाला है तो यहाँ पे सबको साथ लेके चलना है, नहीं तो फिर आपको वही अपने नए प्रावधान ऐसे लाने होंगे कि सबके लिए S1 S2 S3 के नीड्स जो है वो गवर्नमेंट पूर्ति करे। तो टैक्स का जो है वो पूरा मतलब वैल्यू फॉर टैक्स पेइंग जो है वो वापस पब्लिक को पहुंचे, तो इसका प्रावधान जरूरी है। So either help them to self-sustain or then stand by them in their S1, S2, S3 needs. तो ये मेरा सबमिशन है। थैंक यू गुरुजी। थैंक यू। तो थैंक्स प्रवीण जी, आपने बहुत ही क्रिस्प इसमें पॉइंट्स बोले हैं। और बिल्कुल भारत जो एक देश है वो अपने आप में एक ये मिनी विश्व भी है। 18% इस प्लेनेट की जो पॉपुलेशन है वो भारत देश में रहती है। और भारत देश की इतनी आबादी का जो मूल कारण है वो यहाँ की एक कंड्यूसिव जो है फेवरेबल नेचुरल स्थिति है कि बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर्स यहाँ पे इस तरह से नहीं है, और एक ही समय में आपको पूरे जो सभी तरह के मौसम जो हैं हर समय आपको इस देश में मिल जाते हैं। तो ओवरऑल फेवरेबल कंडीशंस हैं। बहुत कम एरिया में अगर ज़्यादा लोग रहते हो उसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं, लेकिन पॉपुलेशन इतनी भी ज़्यादा नहीं है कि इसको ठीक से मैनेज ना किया जा सके और लोगों को ठीक से स्पेस ना दिया जा सके। अभी भी अगर हम बात करें तो पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है 800 करोड़, वो केवल 4% पृथ्वी पे रहती है। बाकी 96% पृथ्वी जो है वो खाली है। उसमें समुद्र आते हैं, पहाड़ आते हैं, बहुत से ऐसे एरियाज आते हैं जिनका टेम्परेचर बहुत एक्सट्रीम है, ह्यूमन कंडीशंस वहाँ रहने लायक इतनी अच्छी नहीं है। तो ऐसे में भारत अगर इस कॉम्पैक्ट कंट्री में इतने सारे लोग 140 करोड़ लोग रह रहे हैं, तो इसके नुकसान के साथ साथ इसके कुछ फायदे भी। तो हम उस डेमोग्राफिक डिविडेंड और उस जो भौगोलिक स्थिति है उसका अगर हम सही प्रयोग कर लें तो भारत की अर्थव्यवस्था रातों रात बदल सकती है। अर्थव्यवस्था के बारे में दोनों ही तरफ, क्योंकि ये डबल एज स्वॉर्ड है, कई केसेस में कहा भी जाता है कि अर्थव्यवस्था का अर्थ है कि किसी का नुकसान किसी का फायदा होता है, कि लोगों के जीवन की जो समस्याएं होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, उससे किसी ना किसी को फायदा हो रहा होता है। इसी वजह से लोग उसको पूरी तरह से सॉल्व करने के लिए प्रेरित नहीं होते। ठीक है, जब तक समस्या अपने ऊपर नहीं आ जाती, कई बार लोग जो हैं कंफर्ट जोन में आराम से बैठे रहते हैं। तो भारत में ऐसा बहुत कुछ है। जो आपने कहा इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो रही हैं, लोग रिस्क नहीं ले रहे हैं, वो इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपनी 7 पुश्तों का इंतजाम कर लिया है। अपनी अर्थव्यवस्था ऐसी बना ली है कि 7 पुश्तों तक वो आराम से जी सकते हैं। तो ऐसे में वो रिस्क क्यों ले? तो वो ट्रिगर, वो उत्तरदायित्व का ट्रिगर, वो एक लार्जर पॉपुलेशन को अपनी फैमिली समझने का ट्रिगर उनके अंदर नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये सारी बातें अध्यात्म से ही जाके जुड़ती हैं, सनातन धर्म से ही जाके जुड़ती हैं, कि अगर व्यक्ति को सनातन समझ में आ जाएगा तो उसके अंदर की ये जो इनसिक्योरिटीज हैं, बहुत अमीर हो जाने के बाद भी जो इनसिक्योरिटीज बची रह गई हैं, ये बड़ी ही दुविधा, शर्म और बड़ी आयरॉनिकल सिचुएशन है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि इतनी धनराशि, इतनी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ भी व्यक्ति के अंदर का वो डर नहीं हटा पा रही। तो ये सारी बातें हम इस सिस्टम में सम्मिलित करेंगे। जीएसटी से जो डिफिकल्टीज आई है उसको भी एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस की जरूरत है। हो सकता है कि परसेप्शन चेंज हो जाए अगर उसके बारे में जानकारी ठीक से आ जाए, या हो सकता है कि हम कोई छोटी मोटी चीज कहीं मिस कर रहे हो और वो करेक्ट करते ही ठीक हो जाए। अर्थव्यवस्था के इकोनॉमिक पॉलिसी से रिलेटेड कोई भी डिसीजन जो है वो रिपल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। रिपल इफेक्ट जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में भी हो सकता है, नेगेटिव डायरेक्शन में भी हो सकता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था एक दूसरे से सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। वो पूरी वैल्यू चेन एक दूसरे से जुड़ी हुई है। किसी एक कंपनी का जो एंड प्रोडक्ट है वो दूसरी कंपनी का रॉ मटेरियल हो जाता है, और इस तरीके से वो पूरी वैल्यू चेन जुड़ी रहती है।
तो उस चेन में अगर कहीं पे भी बीच में कोई अवरोध आता है तो पूरी की पूरी चेन अफेक्ट हो जाती है, तो उसका स्पाइरल की तरह जो है अर्थव्यवस्था गिरने लगती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि स्पाइरल की ही तरह वो वापस भी ऊपर आ सकती है। अगर उस चेन में कुछ जो वीक लिंक्स हैं उनको स्ट्रेंथन कर दिया जाए तो उस पूरी चेन को वो पॉजिटिवली भी रिपल इफेक्ट के द्वारा इंपैक्ट कर सकती है। तो हम उस स्मार्ट वर्क की ओर इकोनॉमिक पॉलिसी को लेकर जाना चाहते हैं कि जहां 2, 4, 5, 6 मूलभूत अगर परिवर्तन कर दिए जाएं तो हो सकता है सभी की लाइफ में अबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज लाए जा सके। ये पृथ्वी और इससे संबंधित ये पांचों तत्व एक हजारों लाखों साल से इस पे रहने वाले करोड़ों अरबों खरबों प्राणियों को लगातार रिसोर्स देती आ रही है। उनके जीवन यापन के लिए यहाँ पे सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं। पूरे ब्रह्मांड में जितनी अभी तक इस ग्रह के लोगों की जानकारी बढ़ी है, पूरे ब्रह्मांड में और कोई ऐसा स्थान नहीं है पृथ्वी ग्रह के अलावा जहाँ पे जीवात्मा को अपना जीवन जीने के लिए रिसोर्सेज उपलब्ध हो। केवल पृथ्वी है, और पृथ्वी ने हमको तब इतने जन्म जन्मांतरों से धारण भी किया हुआ है, रिसोर्सेज भी दे रही है। क्यों दे पा रही है? क्योंकि उसके अंदर एक इनबिल्ट मैकेनिज्म है पांचों तत्वों के अंदर, अपने आप को रिपेयर करने का, अपने आप को रिचार्ज करने का, अपने आप को रिसाइकिल करने का। लेकिन हमने जो अपने व्यवस्थाएं बना ली हैं वो पृथ्वी की रिचार्ज करने की स्पीड से ज्यादा तेजी से इस रिसोर्सेज को खा रही हैं। तो कहीं ना कहीं हम रिसोर्स को ऑप्टिमाइजेशन अगर इस ग्रह के पंच तत्वों के रिपेयर होने की स्पीड से कम में लेके आ जाएं तो अपने आप ही रिसोर्स अबंडेंस पैदा भी हो जाएगी। और रिसाइकिल पे ध्यान दें, गार्बेज ना बनने दें, चीजों को रीयूज करें, तो ये सारी चीजें एक रिपल इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगी जिससे रिसोर्स अबंडेंस डेफिनेटली आएगी। तो बहुत से ऐसे तरीके हैं, जैसे बेसिक नेसेसिटी में फूड सबसे पहले आता है, तो फूड के लिए फूड फॉरेस्ट बनाए जा सकते हैं। आज की डेट में ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है जो 3 से 5 साल में एक रेगिस्तान को भी एक जंगल के रूप में कन्वर्ट कर सकती है। ठीक है, तो उन टेक्नोलॉजीज का लार्ज स्केल पे जो है इम्प्लीमेंटेशन अगर किया जाए तो भी काम हो सकता है। कई बार हम इसलिए फंस जाते हैं कि कोई एक समाज के लिए और रिसोर्स को अबंडेंट करने के लिए जो मॉडल है, जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, टेक्नोलॉजी है, वो इतनी महंगी हो जाती है कि उसमें जो बिजनेस मॉडल है वो फेल हो जाता है। तो जब बिजनेस मॉडल फेल हो जाते हैं तो लोगों को उनमें इन्वेस्ट करने के लिए प्रेरणा कम हो जाती है। मान लो हम रेगिस्तान को ही जंगल में बनाने की अगर बात करें कि टेक्नोलॉजी, प्रोसेस, फैसिलिटी सब अवेलेबल है, लेकिन क्योंकि उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मनी टर्म्स में ज्यादा नहीं है, इस वजह से लोगों के लिए वो एक तरह से नॉट सो अट्रैक्टिव प्रोजेक्ट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं क्राउड फंडिंग के द्वारा, गवर्नमेंट फंडिंग के द्वारा हमें इस बात को भी और ध्यान देना होगा कि जो चीज ऑन द ग्राउंड करना जरूरी है और उसके लिए चाहे बिजनेस मॉडल अच्छा बन पा रहा हो चाहे नहीं बन पा रहा हो, उस काम को कर दिया जाए। क्योंकि हर एक मॉडल इकोनॉमिकली स्ट्रांग होगा यह आवश्यक नहीं है। इकोनॉमी को एक बड़े एंगल पे हमें देखना पड़ेगा। जैसा प्रोफेसर साहब ने कहा था कि वित्त व्यवस्था अलग चीज है, अर्थव्यवस्था अलग चीज है। तो हमें आर्थिक प्रणाली, अर्थव्यवस्था की प्रणाली को स्ट्रेंथन करना है, चाहे उसके लिए वित्त व्यवस्था में हमें उतने मार्जिन्स, उतने प्रॉफिट्स ना मिले। तो ऐसे में भी सनातन धर्म के कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो हमारे काम आ सकते हैं अगर व्यक्तियों को उस बात को समझ में आ जाए कि अष्टांग योग में यम नियम में जो 5 यम हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, तो उसमें अगर हम अस्तेय और अपरिग्रह को थोड़ा सा ध्यान देके समझने की कोशिश करेंगे तो हमें दिखेगा कि एक मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल से भी हम अपने जीवन में रिसोर्स अबंडेंस ला सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातों की हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी मैं चलता हूं महेंद्र द्विवेदी जी के पास। जी सर, सभी साथियों को मेरा सादर प्रणाम। जैसा कि आज मैं सर इस महत्वपूर्ण विषय को सुन रहा हूं, आप सभी एक्सपर्ट के विचारों को सुन रहा हूं और जल्द ही इस संबंध में मैं आने वाली जो बैठकें हैं इसमें आयोजित होगी उसमें मैं बोलूंगा। और आज मैं सिर्फ सुन रहा हूं सर। पुनः आप सभी लोगों को प्रणाम। प्रणाम जी।
बिल्कुल, आप पहली बार आए हैं तो अगली बार आपको कॉन्टेक्स्ट और समझ में आ जाएगा। और ये 3 वीडियो आप सुन के आइएगा, एक आदर्श शिक्षा व्यवस्था, आदर्श राजनीतिक व्यवस्था और आज की जो वीडियो है आदर्श आर्थिक व्यवस्था। और उसके बाद अगले हफ्ते जो होने जा रहा है आदर्श सेवा व्यवस्था, तो उसमें आप जो है कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं शिखा सौरभ जी के पास। शिखा जी, आप इसमें अपने पॉइंटर्स जो ऐड करना चाहती हैं तो आपका स्वागत है। यस, तो मेरे को इसमें 2 चीज़ें बदलनी थी। जैसे कि आपने शुरू में बोला कि जो इकोनॉमिक सिस्टम है, उसमें कैसे हम अपने सारे रिसोर्सेज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी उनको हमें बचाना है। तो व्हाट वन थिंग आई हैव इन माइंड इज़ कि जो आजकल मटेरियलिज़्म को हम इतना प्रमोट कर रहे हैं, चीज़ें बहुत जल्दी हम बदलते हैं और बहुत ज़्यादा अ, जल्दी चेंज करने का, तो मतलब जैसे बहुत सारे क्लोथ्स होना या फिर हम बहुत ज़्यादा कार्स एक्सचेंज करना, तो ये सब भी हमारे एनवायरनमेंट पे बहुत असर डालता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है एनवायरनमेंट पे एक तो इस चीज़ के लिए। तो थोड़ा-सा हम मटेरियलिज़्म को अगर प्रमोट करना बंद करें और थोड़ा-सा सिम्प्लिसिटी, या फिर आपने जैसे अभी बोला था कि S1 S2 की नीड्स को हम टेक केयर करके फिर आगे बढ़े, तो मतलब हम अपने ये जो बेसिक नीड्स में हम जितना ज़्यादा उलझे हुए हैं कि हम कपड़े ही बनाते जा रहे हैं या फिर अपने घर ही बनाते जा रहे हैं, उन चीज़ों से थोड़ा ऊपर उठने की अगर हम करें, जिनके पास है वो और जैसे आप कहते हो कि जैसे महात्मा गांधी भी ने कहा कि यहाँ पर सबके लिए अगर सबकी नीड के लिए चीज़ें हैं, लेकिन एक आदमी की ग्रीड के लिए भी पूरा कंप्लीट करने के लिए नहीं है। तो हमारे ये जो रिसोर्सेज़ हैं, इनको हम ये थोड़ा-सा ध्यान देके मतलब इसको किसी तरह हम अगर पॉलिसीज़ के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकें। और दूसरा ये जो जैसे सिंगापुर मॉडल है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स हमारे काफ़ी रोबस्ट रहें, जिससे कि जो या प्राइवेट कार या प्राइवेट व्हीकल्स रखने का जो हमारा ट्रेंड है, उसको अगर हम थोड़ा कंट्रोल करें, तो हमारे जो एनवायरनमेंट या रिसोर्सेज़ पे स्ट्रेस बढ़ रहा है, उसको हम थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं और हमारी इकोनॉमिक वायबिलिटी, स्टेबिलिटी थोड़ा और इम्प्रूव हो सकती है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद शिखा जी, बहुत अच्छी अच्छी आपने इसमें बात की। मैं भी इससे संबंधित जैसे एक बात बोलता हूं कि आज की जो इकोनॉमिक मॉडल्स हैं वो डिमांड सप्लाई फुलफिलमेंट मॉडल्स हैं, कि अगर नीड नहीं भी है तो डिमांड होनी बहुत जरूरी है। डिमांड नहीं होगी तो कोई अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट और सर्विस भी सेल नहीं होगा। तो इस कारण से वेरियस मार्केटिंग टेक्निक्स के द्वारा उस डिमांड को आर्टिफिशियली क्रिएट किया जाता है, जो कि मानव की शायद नीड ही नहीं है। आज की डेट में लगभग 70-80% प्रोडक्ट्स और सर्विसेज वर्ल्ड में ऐसे होंगे जिनकी एक्चुअल में नीड है ही नहीं। तो नए वर्ल्ड ऑर्डर में जो प्रोजेक्ट युग परिवर्तन है, सतयुग की ओर जब समाज को लेके जाने का प्रयास कर रहा है, तो उसमें हम वांट रिडक्शन इकोनॉमी के ऊपर जो आएंगे और उसके लिए अस्तेय और अपरिग्रह के जो प्रिंसिपल्स हैं उस वांट को रिडक्शन की ओर ले जाने में काम आएंगे। नीड्स फुलफिलमेंट एंड वांट रिडक्शन इकोनॉमी, और उसको लोकलाइज्ड अबंडेंट सर्कुलर इकोनॉमी के द्वारा किया जाना संभव है। जैसा आपने भी बोला कि इस पृथ्वी पे सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं हर एक व्यक्ति की नीड को पूरा करने के लिए, लेकिन एक व्यक्ति की भी ग्रीड को पूरा करने के लिए नहीं है। और इसी वजह से बार बार जो ध्यान है और बार बार जो जितने भी विवेकशील लोग हैं वो इस पूरे रिफॉर्म्स में, इवन आर्थिक रिफॉर्म्स में भी जो है अध्यात्म को महत्व देते हैं, क्योंकि अध्यात्म के द्वारा, सेल्फ रियलाइजेशन के द्वारा ही ये पता लगेगा। मैं इसको इस तरह से भी कहता हूं कि पूरे ब्रह्मांड में 3 ही ज्ञान है जो हम प्राप्त कर सकते हैं। एक है आत्मज्ञान, एक है तत्व ज्ञान और एक है ब्रह्म ज्ञान। आत्मज्ञान के द्वारा हम तत्वों का सही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, और तत्वों में ये जो 5 तत्व हैं इनका अगर हमें सही ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो हमें समझ में आ जाएगा कि हमें इन 5 तत्वों की अपने जीवन में कितनी आवश्यकता है और कितना जो है हमारी फालतू की ग्रीड है। तो हर एक व्यक्ति अपनी थोड़ी थोड़ी ग्रीड को अगर कम करेगा तो जो कलेक्टिव ग्रीड रिडक्शन होगा उसका जो समाज पे प्रभाव आएगा वो अर्थव्यवस्था को बहुत मजबूत करेगा। और अनिरुद्ध जी ने भी जैसे बात बोली कि घूम फिर के बाद लीडर्स की आध्यात्मिक चेतना पे आ जाती है, कि उनकी आध्यात्मिक चेतना बढ़ेगी तो सबसे पहले उनकी तरफ से ग्रीड कम हो जाएगी। जब उनके अंदर
ग्रीड कम हो जाएगी तो यथा राजा तथा प्रजा भी अपने आप होने लगेगा। लोग जिनको फॉलो करते हैं, जिनको आइडियल मानते हैं, उन्हीं के नक्शे कदमों पे चलने लग जाते हैं। तो जब वो देखते हैं कि उनका लीडर आलीशान बंगलों में रहता है, बहुत सारा बैंक बैलेंस लेके बैठा है, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है, तो उसके प्रति सम्मान से ज्यादा एक एनवी की भावना, एक ऐसी भावना कि मेरे को भी ये चाहिए, या कम से कम इससे कुछ 10% 20% मुझे भी चाहिए, वो भावना पैदा हो जाती है। भगवत गीता में भी एक श्लोक आता है, यद्यथा एग्जैक्टली वर्ड्स मुझे नहीं पता, पर यद्यथा आचरति श्रेष्ठता तत्तद भवति जना, ऐसे आता है कि जैसा जैसा श्रेष्ठ पुरुष यानी कि समाज में प्रतिष्ठित लोग करने लग जाते हैं, वैसे ही आम जनता उनको फॉलो करने लग जाती है। तो कहीं ना कहीं ये आवश्यक है कि लीडर्स में सबसे पहले अपरिग्रह और अस्तेय की भावना दृढ़ हो जाए, जिससे उसका जो रिपल इफेक्ट है वो उनको फॉलो करने वाले लोगों के अंदर भी आने लगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद शिखा जी आपके आज के कंट्रीब्यूशन का। अब हमारे पास हैं सुदीप कुमार जी। सुदीप जी। सर वैसे तो मैं योगा का ही स्टूडेंट हूँ, और जैसे कि आपने अपरिग्रह के बारे में बात कर रहे थे, तो जब मैं पढ़ रहा था तभी योग सब्जेक्ट से जब मेरा था, तो तभी मुझे ये बात आवश्यकता ही आविष्कार की जननी बोली जाती है। लेकिन इंसानों ने आवश्यकता को ग्रीड बना दिया, लालच बना दिया, और जिसके कारण आज जो अर्थव्यवस्था है बहुत किस दिशा में चली गई, हम सभी इसी पे आज हम चर्चा भी कर रहे हैं। तो अपरिग्रह को अगर हर व्यक्ति समझ ले, और जो हमारा परिवार है, जो आप और हम सब मिलकर जिस उद्देश्य को आगे चल रहे हैं S1 S2 को पूरा पूरा करने के लिए, जो अपरिग्रह है बहुत अच्छा है। इसके लिए मैं भी इसमें स्वीकार हूँ, मतलब इसमें मैं भी मानता हूँ इस बात को कि हाँ, कि मिनिमलिज्म जो चीजें हैं वो सबको समझनी पड़ेगी, अदरवाइज आपका भी भोजन मैं खा जाऊंगा, ये स्थिति आ चुकी है। तो अगर ये बात सेल्फ रियलाइजेशन हो जाए, ये जान जाए कि भाई वी आर द वन, तो आपका भी भोजन उतना खाया जाए, मैं भी उतना ही खा लूं जितना मेरा पेट है। भोजन इतना ना खाया जाए कि वो गले तक आ जाए। अगर गले तक आएगा तो वो दूसरे का भोजन आप खा रहे हैं, फिर पेट तक ही सीमित रखें। 1/3 तक ठीक है, 1/2 तक ठीक है। तो वो भोजन मतलब मैं अर्थव्यवस्था को ही कोरिलेट कर रहा हूँ कि जो संसाधन है वो भी 1/2 आप अपने अनुसार रख सकते हैं। जब आपको पता है कि आप पैदल जा सकते हैं, तो वहाँ आपकी कार और बाइक की जरूरत ही नहीं है। तो हम दूसरों को देख कर ही क्यों करें, क्यों ऐसे इच्छाएं पैदा करें। तो अगर वो सेल्फ हो जाए, इंसान ये जान ले कि वो कौन है, तो उसे वो चीजें समझ में आ जाएगी कि ये संसाधन जो है वो ही अब अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारने जैसा हो गया है। तो ये चीजें समझने की आवश्यकता है कि पर्यावरण प्रदूषण हो, चाहे आज पृथ्वी की जो हालत है वो आवश्यकताओं को बढ़ा देने से ही हुई, वरना अदरवाइज संसाधन तो सबको बराबर से ही मिले थे। और जैसे हमने पिछली क्लासेस में भी चर्चा कर चुके हैं इस विषयों पे। तो मैं इतना ही कहूंगा कि जो योग का सिर्फ अपरिग्रह को ही अगर व्यक्ति समझ ले, सिर्फ इतना ही समझ ले, तो मुझे लगता है कि सभी चीजों का लगभग लगभग समाधान हो सकता है अर्थव्यवस्था में। बहुत बहुत धन्यवाद सुदीप जी, आपने इस बात को रीइंफोर्स किया, अपरिग्रह की बात को, कि जो सनातन धर्म के जो मूल सिद्धांत हैं उसमें अपरिग्रह का बहुत महत्व है। अगर वही बात लोगों के अंदर ठीक से आ जाए, एक ही वैल्यू अगर लोगों के अंदर आ जाए अपरिग्रह की, तो भी बहुत बड़ा इकोनॉमिक परिवर्तन इसमें हो जाएगा। और एक और बात आपने जो बोली कि अपना ही भोजन खाएं, दूसरों का भोजन खाने का प्रयास न करें। यहाँ तो परिस्थिति यहाँ तक पहुंच चुकी है कि दूसरे का भोजन नहीं, दूसरे को ही भोजन समझ के खाने की स्थिति में मनुष्य समुदाय पहुंच चुका है। क्योंकि एक फूड चेन जो पूरे डिजाइन में शामिल है कि सभी लोग, सभी जो स्पीशीज हैं, जीवात्माएं हैं, वो केवल जो पेड़ पौधे खा के अपना गुजारा नहीं करती हैं, वो एक दूसरे को भी खाती हैं। तो ये एक दूसरे को खाने की जो फूड चेन बनी हुई है, उसमें मनुष्य ने भी अब एंट्री कर ली है। वो केवल दूसरे जीव जंतुओं को ही नहीं खाता है, वो एक दूसरे को भी खाने लगा है, उनके रिसोर्सेज के रूप में,
उनके अधिकारों के रूप में, उनको अपॉर्चुनिटी उनसे छीन लेने के रूप में, या फिर अपनी जो मिस डायरेक्टेड क्रिएटिविटी के द्वारा जो टेक्नोलॉजी की वजह से नुकसान होता है आम जनता का, उसके रूप में कहीं ना कहीं हम दूसरों से छीनने की प्रक्रिया में अपने आप को कॉम्पिटेंट बना रहे हैं। जो हमारी जो कॉम्पिटेंसीज हैं वो इस चीज में डेवलप हो रही है कि आपके जीतने का अर्थ ये है कि आपकी जीत तब तक सुनिश्चित नहीं होगी जब तक आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को हरा ना दें। तो जो ये विन विन वाली सिचुएशन थी कि कैसे सबको जिता के जीता जाए, वो शायद स्किल जो है सामूहिक मानव चेतना से निकलती चली जा रही है। अगर हम सार्वभौमिक सिद्धांतों को, सनातन धर्म को ठीक से समझेंगे तो ही हम इस अर्थव्यवस्था के इस मूल मंत्र को समझ पाएंगे कि हमारे इस पृथ्वी पे होने से ज्यादा लोगों का फायदा और कम से कम लोगों का नुकसान जब तक नहीं हो रहा है, तब तक हमारा जीवन सक्सेसफुल ही नहीं है। केवल हमारी आर्थिक व्यवस्था जो इंडिविजुअल की या फैमिली की है, या वित्त व्यवस्था या बैंक बैलेंस या प्रॉपर्टीज ही जीवन का लक्ष्य नहीं है। ये केवल जीवन का साधन है, और कम से कम साधन में ज्यादा से ज्यादा कर्म कर पाना, परफॉर्मेंस दे पाना, प्रभाव ला पाना ही मानव जीवन के मिलने का एक महत्व है। ज्यादा संसाधन को इस्तेमाल करके कम प्रोडक्टिविटी लाना, ये हमारा बेसिक नेचर हमारे डिजाइन में नहीं है। ये हमारे उस नेचर से एक तरह से दूर ले जाने वाली क्रियाएं हैं। वो हमारे डिफेक्ट्स हैं, हमारे एरर्स हैं कि हमने मानव जीवन को ठीक से समझा ही नहीं। इस कारण से हम दूसरे का भोजन भी छीनने में लगे हुए हैं और दूसरों को भी अपना भोजन बनाने में लगे हुए हैं। तो बहुत ही अच्छे विचार आज के सत्र में सभी लोगों से आए, और इसके बाद अगले हफ्ते हम करने जा रहे हैं एपिसोड नंबर 4 की आदर्श सेवा व्यवस्थाएं क्या हो। ये चारों एपिसोड एक बेसिक इंडक्शन प्रोग्राम के रूप में आने वाले नए सदस्यों को लाभान्वित करेंगे कि वो इन 4 सेशंस को सुन के आए और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग प्रोजेक्ट युग परिवर्तन, सनातन भारत, राजनीतिक विचार मंच जो एक मूवमेंट के रूप में बन रहा है, उसमें अपना अपना सहयोग कर पाए। सनातन धर्म ही एकमात्र रास्ता है, इटर्नल प्रिंसिपल्स ही एकमात्र रास्ता है जो इस मानव समुदाय को प्रॉस्पेरिटी की ओर, ज्ञान की ओर और अपने जीवन के उद्देश्यों को पूर्ण करने की ओर ले जाने के लिए एक कंप्लीट पैकेज है। तो उसको सही तर्कपूर्ण ढंग से समझने के लिए उसमें आई हुई भ्रांतियां और कुरीतियां और जो एक तरह से अपभ्रंश उसके अंदर जो किया गया है, मिश्रण जो किया गया है उनके शास्त्र में, उनको हटा के जो सामने आने वाला है वो है सत्य सनातन जो है सिद्धांत, और वही मानव जाति को सतयुग की ओर, गोल्डन एज की ओर लेके जाएगा। इसी आशा के साथ और आप सभी लोगों के सहयोग की आशा के साथ हम आज का सत्र समाप्त करते हैं। आपसे अगले एपिसोड में फिर से भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार।